नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने अर्थशास्त्र टेंथ के छठे अध्याय वैश्वीकरण का भाग 2 लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के संबंध के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन हैं, कि क्यों आखिर वैश्वीकरण इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गया, इतना ज़्यादा लोग चाहने लगे वैश्वीकरण को। इसका पहला कारण है प्रौद्योगिकी में प्रगति। प्रौद्योगिकी कहने का मतलब टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जब विकसित हो गया तो इतना टेक्नोलॉजी विकसित हो गया है कि आज आप कहीं भी जाना चाहते हैं टेक्नोलॉजी में जो यातायात है, जो परिवहन है, उसको इतना आसान कर दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेकर कम से कम समय में हम दुनिया के किसी भाग में जा सकते हैं। हवाई यात्रा हो, रेल यात्रा हो या छोटे छोटे गाड़ी का यात्रा हो, सब इतना आसान सा हो गया है कि अब लोग परिवहन के मामले में किसी भी बात को ये सोचते नहीं हैं कि क्या करना है और कैसे करना है और वो कैसे विश्व के दूसरे देशों तक पहुंचेगा। ये सोचने के लिए लोगों के पास अब समय नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि परिवहन इतना आगे बढ़ गया है। दूसरा है संचार व्यवस्था, कि मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, फैक्स और आजकल घर घर में इंटरनेट का पहुंच हो गया है। घर घर में कंप्यूटर है लोगों के पास, और कंप्यूटर की सुविधा से लोग इंटरनेट की सुविधा से हर जानकारी घर के एक कोने में बैठ के ले सकते हैं। इसके कारण क्या होता है कि वैश्वीकरण का विकास होता है। विश्व के किसी भी कोने में कोई चीज़ होता है या कोई चीज़ विकसित होता है तो लोग चाहते हैं कि वो हमारे पास भी वो टेक्नोलॉजी या हमारे पास भी वो वस्तु उपलब्ध हो। और आश्चर्य इस बात का है कि वो वस्तु पल भर में या कुछ ही समय में आपके गांव मोहल्ले या आपके शहर के दुकानों में उपलब्ध हो जाता है। ये वैश्वीकरण का मुख्य कारण है। दूसरा है विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश में उदारीकरण। देखो, जब ये शुरू हुआ तो पहले भारत जो था, जब आज़ाद हुआ तो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर रोक लगा दिया गया। कारण ये था कि जब विदेशी व्यापार या विदेशी निवेश पर जोर दिया जाएगा तो भारत में जो उद्योग धंधे थे वो कम विकसित थे, तो उनका प्रगति नहीं हो पाता। लेकिन 1991 के बाद, 1991 के बाद जब उदारीकरण अपना लिया गया तब वैश्वीकरण को बड़ा विकास करने। तो वैश्वीकरण को भारत में क्यों इसको लाया गया, इसके पक्ष में कुछ मुद्दे हैं। जैसे भारत में वैश्वीकरण जब आया तो वैश्वीकरण भारत में आने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण ये कि भारत में जनसंख्या अधिक था, और जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ पे लोगों की मांग अधिक होता, और ज़्यादा जनसंख्या होने के बाद उत्पादन के साधन सस्ते थे। तो उत्पादन के साधन जब सस्ते थे तो जब वैश्वीकरण भारत की तरफ आया तो विश्व के सारे देशों को एक मार्केट मिल गया, एक बहुत बड़ा मार्केट मिल गया, जहाँ पर जो प्रत्यक्ष रूप से लोग अपना कार्य करें वहीं पर उनका निवेश भी हो जाता था। इसके मत में कुछ बात कहे गए क्या, कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला, कि भारत एक विकासशील देश है। तो विकासशील देश होने के साथ साथ क्या हमारे पास पूंजी की कमी है, और जब हमारे पास पूंजी की कमी है तो विदेशी निवेश को जब वैश्वीकरण होगा तो विदेशी निवेश को फायदा मिलेगा। विदेशी निवेश वाले सोचेंगे कि बड़ा सा मार्केट है तो हम वहाँ पर निवेश करें, और इस निवेश के कारण क्या होगा कि भारत का डेवलपमेंट होगा। दूसरा है प्रतियोगी शक्तियों में वृद्धि, कि एक ही देश तो नहीं सोचेगा कि हम भारत में मार्केटिंग करें। एक ही देश तो अपना सारा सामान या सारी सामग्री या सारा दिमाग भारत की तरफ नहीं लगा। बहुत से देश आएंगे, और बहुत से देश आने के कारण क्या होगा कि हर कंपनी एक दूसरे से प्रतियोगिता करेगी। यहाँ की भारत की कंपनी भी, जिसकी किसी का एकाधिकार नहीं हो पाएगा, हर कंपनी एक दूसरे की प्रतियोगिता में लगी रहेगी, जिससे हमें सस्ते सामान उपलब्ध हो पाएंगे। क्या होगी, और हमारे प्रतियोगी शक्ति में तो वृद्धि होगी, नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग में सहायता मिलेगा, कि नया नया टेक्नोलॉजी हम जान पाएंगे। कि विदेश से जब वो अपना व्यापार यहाँ पर चलाना शुरू करेंगे विदेशी लोग, तो वो अपना टेक्नोलॉजी लाएंगे, उस टेक्नोलॉजी से हम भी सीख पाएंगे, हमारा भी विकास हो पाएगा, हमारे देश के भी लोग क्या हो पाएंगे, कुशल और संपन्न हो पाएंगे। उसके बाद अच्छी उपभोग वस्तुओं की प्राप्ति होगी। क्या, इसे जब अच्छा से अच्छा, जब हमारे देश में कोई वस्तु उपलब्ध है तो उससे अच्छा वस्तु कहाँ पर उपलब्ध है और उससे सस्ता में, तो फिर विदेशी व्यापार करने वाले लोग जब हमारे देश में आएंगे तो देखेंगे कि इस देश में ये वस्तु तो उपलब्ध है, तो इससे सस्ता वस्तु अगर हम उपलब्ध करा सकते हैं तब जाके हम वो मार्केट पकड़ सकता है। तो
प्रतियोगी जब होने लगे तो अच्छे अच्छे वस्तु और कम कम दाम में हमें मिलने लगेंगे, नए बाजारों तक पहुँच। और ऐसा क्या होता है कि जब वैश्वीकरण हुआ तो विदेशी लोग ही भारत नहीं आएंगे, भारत के व्यापारी, भारत के कार्यबल, भारत की शक्तियाँ भी, भारत के जो कार्य करने की शक्ति है, मानव शक्ति है, वो भी क्या करेंगे, उनके लिए भी मार्केट खुल जाएगा, वो भी देश के दुनिया के दूसरे दूसरे हिस्सों में जा पाएंगे। उत्पादन तथा उत्पादितता के स्तर में भी उन्नति होगी कि जब देश में विदेशी विनिवेश होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, और वो निवेश करेंगे तो भारत के उपभोग की वस्तुओं पर ही करेंगे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उत्पादन और उत्पादकता में भी डेवलपमेंट होगा। बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार होगा कि विदेश से निवेश होगा तो भारत क्या करेगा कि इंटरनेशनल बैंकिंग करना शुरू कर देगा। एक देश से दूसरे देश में उसकी बैंक की संरचना या बैंक का विकास होना शुरू होगा। विदेश के लोग भी भारत के बैंकों में अपना खाता खोलेंगे और वो क्या करेंगे कि अपने पूंजी को यहाँ पे जमा करेंगे। तो क्या हो गया कि बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार होगा। और मानवीय पूंजी की क्षमता का भी विकास होगा कि जब वैश्वीकरण आएगा तो बिना कौशल युक्त, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के जानकारी के बिना कोई आदमी कार्य नहीं कर पाएगा। तो मानव पूंजी भी क्या करेगा, अपना ताल से ताल मिलाकर विश्व व्यापार की तरफ बढ़ना शुरू करेगा कि विश्व में जो भी व्यापार हो रहा है उसके लायक हम खुद को बनाएंगे। इससे क्या होगा कि मानव क्षमता का भी विकास होगा। तो विश्व व्यापार संगठन एक चीज़ है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि ऐसी वैश्विक संस्था है जो उत्पादन में क्या करता है कि उदारता लाने का कार्य करता है। इसकी स्थापना जनवरी 1995 में हुई थी और जब भारत जो है इसका संस्थापक जो सदस्य है, अभी 165 देश इसकी सदस्यता प्राप्त कर चुके हैं। और ये क्या करता है कि इसको विश्व भर के जितना भी जो व्यापार होता है उसके लिए वो नियम निर्धारित करता है और ये भी देखता है कि उस नियम का पालन सब देश कर रहा है कि नहीं। लेकिन विश्व के कुछ विकसित देश हैं वो क्या करते हैं, वो खुद पर वो नियम लागू नहीं होने देते हैं, लेकिन विकसित और अर्धविकसित देशों को चाहते हैं कि वो नियम उन पर लागू हो। फिर भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इसका मुख्यालय जेनेवा में। वैश्वीकरण के ऐतिहासिक परिवेश 1991 के पूर्व, एक तो वैश्वीकरण, तीन चीज़ आया, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। 1991 में जब भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए इसका प्रयोग किया, लेकिन उससे पहले भी वैश्वीकरण था। कब था, तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले 1870 से 1814 के बीच में। उस समय क्या था कि अभी क्या है कि व्यापार करना है तो आप वीज़ा बनवाइए, पासपोर्ट बनवाइए और तब विदेश जाइए व्यापार करने के लिए। लेकिन उस समय ऐसा बात नहीं था, मानव पूंजी का एकदम धड़ल्ले से प्रयोग होता था। आसानी से लोग जाके दूसरे देश में कार्य करते थे, पढ़ते थे, जाते थे, वीज़ा पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी और लोग वहाँ पे आके, लेकिन कुछ देशों का वर्चस्व था उस समय। जैसे कि अभी पूरे विश्व भर में अमेरिका का वर्चस्व है तो उस समय इंग्लैंड का वर्चस्व था। और वैश्विक मुद्रा में पौंड का, जैसे अभी डॉलर का ज़्यादा मानता है कि प्रति रुपया कितना डॉलर, इसके बारे में जानकारी लेते तो उस समय पौंड का ज़्यादा वर्चस्व था, मतलब वैश्विक मुद्रा उसी को माना जाता था। तो 1814 तक ये मान्यता रहा। दोनों इस वैश्वीकरण में और उस वैश्वीकरण में समानता बहुत थी, लेकिन वही चीज़ क्या था कि अभी तो मानव पूंजी का जो रास्ता है वो बहुत कम है। बहुत शोध के बाद, बहुत कोशिश के बाद लोग अपने देश से विदेश में जाके कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन उस समय ऐसा बाधा नहीं था और बहुत सी सुविधाएं थी। तो लोग, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत में व्यापार करने के लिए ही आई थी, लेकिन भारत के कमियों के कारण वो हमारे ऊपर राज करने लगे, या बहुत से देशों ने व्यापार करने के लिए ही भारत में कदम रखा, या भारत के लोग जाते थे विदेश में, ईरान, काबुल, कहाँ लोग जाते थे व्यापार करने के लिए। बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव, बिहार एक बात कहता है कि क्या होता है, पानी जो होता है ना, सो जो गहराई होता है उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। वही चीज़ है वैश्वीकरण कि जहाँ पर स्वस्थ उत्पादन होगा, ज़्यादा उत्पादन होगा, जहाँ पर आधारभूत संरचना अच्छी होंगी, जहाँ पर कानून व्यवस्था अच्छा होगा, वहाँ पे वैश्वीकरण का विकास होगा। लेकिन हमारा बिहार राज्य उसमें पीछे है। चलो बिजली की व्यवस्था तो उतनी अच्छी है नहीं, कि बिजली की व्यवस्था कहीं अच्छी है तो कहूँ बहुत ख़राब है।
सड़क व्यवस्थित होते जा रहे हैं, ठीक से होते जा रही हैं, संचार की व्यवस्था नहीं है और कानून व्यवस्था में बहुत ज़्यादा कमियाँ। इसके कारण क्या होता है कि वैश्वीकरण का कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक प्रभाव हमारे राज्य पर पड़ा है कि विश्व भर में देशों में सब जगह पर लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई, वैश्वीकरण का प्रभाव हम किसी देश में कमी तो किसी देश में ज़्यादा पड़ रहा है। कोई बहुत से ऐसे विद्वान हैं वो कहते हैं कि नहीं, वैश्वीकरण नहीं अपनाना चाहिए, अपने देश की वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। और अभी हमारे देश में अपने देश के में जब अपने वस्तुओं का प्रयोग करते हैं ना, तो विश्व स्तरीय जब मंदी आती है तब उसका प्रभाव कम पड़ता है। लेकिन फिर भी आज टेक्नोलॉजी में एक देश सारी वस्तुओं का उपयोग उत्पादन नहीं कर सकता है, इसलिए वैश्वीकरण बहुत आवश्यक है। तो बिहार जैसे राज्य में क्या है कि सकारात्मक प्रभाव की कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो रहा है कि 2009 के समय में जब सुखाड़ और बाढ़ एक साथ आ गया था राज्य में, फिर भी बिहार सरकार ने कहा कि नहीं, कि हमारे पास इतना अनाज उपलब्ध है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो कृषि के उत्पादन में वृद्धि करने का अच्छा खाद, अच्छा बीज, विदेशी जो जानकार लोग हैं उनका जो ब्रेन है वो जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, उससे हम इस्तेमाल करके डेवलप कर सकते हैं कृषि को। उसके बाद निर्यात में वृद्धि होता है कि बिहार का चीज़ जैसे कि फल है, जैसे बहुत से फल हम निर्यात करते हैं, लीची है, आम है, मखाना में तो लीची, आम और मखाना के लिए बिहार जाना जाता है कि ये निर्यात करता है। तो विश्व देश में ही नहीं, विश्व के बड़े बड़े हिस्सों में जाता है बिहार में से निर्यात होके। वैश्वीकरण के रोजगार का अवसर मिलता है, वैश्वीकरण आएगा, विदेश से या दूसरे राज्य से या दूसरे देश से कोई कंपनी आएगी तो यहाँ पे रोजगार का काम भरेगा और लोग उसमें रोजगार प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन, कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन होगा तो क्या होगा कि विदेशी निवेश हमारे राज्य में होगा। विदेशी निवेश होगा तो क्या होगा कि राज्य का सकल घरेलू उत्पादन बढ़ जाएगा, और सकल घरेलू उत्पादन बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होता है कि वैश्वीकरण के कारण विकास का बहुत संभावना बढ़ जाता है। विदेशी प्रत्यक्ष विनिमय में प्रगति हो जाता है कि विदेश से लोग प्रत्यक्ष रूप से विनिमय करेंगे तो उसका विकास अवश्य होगा राज्य का। लेकिन इससे कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। नकारात्मक प्रभाव क्या कहता है कि कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की उपेक्षा की जाती है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया। अब ज़्यादातर बिहार के लोग किस चीज़ में लगे हुए हैं, तो खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, कृषि में लगे हुए हैं। उनके पास किसी चीज़ की कौशलता नहीं है, वो किसी चीज़ का ट्रेनिंग नहीं ले पाए। अब वैश्विक बाजार जब आ भी जाएगा फिर भी उनके पास अगर ज्ञान नहीं होगा तो वो कैसे उससे सर्वाइव कर पाएंगे। इसीलिए कृषि का डेवलपमेंट अगर हो या कृषि से आधारित चीज़ों का डेवलपमेंट हो तभी वैश्वीकरण में बिहार आगे बढ़ सकता है। दूसरा है कुटीर एवं लघु उद्योग के विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये कुटीर एवं लघु उद्योग का विपरीत प्रभाव पड़ने का मतलब क्या है कि पहले जब आज से 20-25 साल पहले लकड़ियों के खिलौने मिलते थे, उस पर लोग ज़्यादा आकर्षित होते थे। मेला वोला में लोग जाते थे तो मिट्टी का बना हुआ सीटी और घिरनी खरीदते थे। लेकिन आज क्या हुआ कि ऐसा प्लास्टिक का उत्पादन करके विदेशी खिलौने आके हमारे देश में अपना वर्चस्व बना लिया है कि लोग उस कुटीर उद्योग को, उस धंधे को भूल गए। प्लास्टिक का आजकल लोग क्या बास्केट दौरी यूज करते हैं, और जो बांस से बिना हुआ लकड़ी का जो होता था बास्केट, वो लोग यूज करना धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। लोग क्या करते जा रहे हैं कि विदेशी चीज़ों को अपनाना शुरू कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पर आधारित चीज़ों को अपनाना शुरू कर रहे हैं। तो बिहार जैसे राज्य में जहाँ कुटीर लघु उद्योग और कृषि से आधारित उद्योग हैं वो तो छूट जाएंगे पीछे। उसके बाद क्या है कि रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा कि वही बात कि अगर रोजगार बढ़ रहा है तो जिसके पास ट्रेनिंग है, कौशलता है, जो प्रशिक्षित है उनके लिए तो रोजगार बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रशिक्षित नहीं है तो जब कृषि पर आधारित चीज़ों पर का काम मांग कम हो जाएगा तो उस पर लगे हुए लोगों का कार्य शक्ति भी करने का कोई फायदा, उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। सिर्फ खाद्य सामग्री हुई वो उपजाएंगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा, उससे जुड़े हुए कार्यों को वो ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते, तो रोजगार की कमी हो जाएगी। और अंतिम क्या है कि कम निवेश होगा, कि जहाँ पर ज़्यादा अच्छा व्यवस्था होगा, ज़्यादा उत्पादन की वस्तु होगी, ज़्यादा निपुण लोग होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा निवेश किया जाएगा। लेकिन बिहार जैसे जहाँ पर शिक्षा की भी कमी है, यहाँ पर उद्योग की भी कमी है, तो बहुत सी चीज़ों की कमी होने के कारण यहाँ पे विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय जो बाज़ार है वो डेवलपमेंट नहीं कर रहा है। तो इन कारणों से वैश्वीकरण आवश्यक है। इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन उससे कदम से कदम मिलाकर चलने से क्या होगा कि हम विश्व के विकसित देशों में अपने देश का नाम बना पाएंगे। इसमें
कुछ और टॉपिक बच गया है जिसे हम तीसरे वीडियो में, वैश्वीकरण के तीसरे वीडियो में देखेंगे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको और क्या जानना है या आप इसमें क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा चीज़ है जो आपको अच्छा लगा या कौन सा चीज़ है जो आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो मैं और ज़्यादा अच्छा से इससे बता पाऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।